हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जल्दी से बताइए कमेंट में कि आप लोग कैसे हो। सब बढ़िया है ना? सब कुछ अच्छा। तो जैसे कि हमारा लूप चैप्टर चल रहा है, आप लोगों को तो पता ही है। उसमें से मैंने सारे के तीनों लूप को आप लोगों को बता चुका हूँ। लेकिन आज मैं जो फॉर लूप है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मैंने ये भी आप लोगों को बताया था। तो फॉर लूप को एकदम डिटेल में आज बताने वाला हूँ। और हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ, अभी कभी अगर आप लोग वीडियो पूरा देखते हो तो आप लोगों का फॉर लूप का जो भी प्रॉब्लम है वो सारा का सारा एकदम खत्म हो जाने वाला है। आज के बाद फॉर लूप में आप लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादातर चांस है कि नहीं आएगी। ओके, तो इसे हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने मेन फंक्शन मैंने बना चुका हूँ। मेन फंक्शन के अंदर ही हम अपना सारा कोड लिखते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद हमें वेरिएबल का ज़रूरत पड़ेगा, तो हम लोग इंट लेंगे। इंट में कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, आई ले लिया मैंने। आगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और वेरिएबल लेंगे। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हम यहीं से फॉर लूप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्रिंट एफ स्कैनर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट एफ स्कैनर आई का वैल्यू लेने के लिए, ठीक है। तो वो हम लोग और बाद में सीखेंगे। प्रिंट एफ स्कैनर का भी हम करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले सिंपल सा कोड देखते हैं। फॉर लूप हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इनिशियलाइजेशन भी यहीं पे होती है। आई का वैल्यू हम यहीं दे देते हैं। ओके, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम यहीं इंट में ही हम आई का वैल्यू दें, कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे मैंने आई का वैल्यू दे दिया, इंट भी दे सकते थे। उसके बाद जो आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल टू होना चाहिए कितना का? तो मैं कितना में दे सकता हूँ? 10 दे देता हूँ। ओके, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंक्रीमेंट है वो यहीं पर ही से दे दिया जाता है। तो इंक्रीमेंट को और अच्छे से समझने के लिए हम पहले यहाँ पे इंक्रीमेंट हटा देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारा एरर आता है या नहीं। फिर उसके बाद हम प्रिंट एफ करेंगे। यहाँ पे हम कोड करते हैं आज नेचुरल नंबर प्रिंट करने का। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो भी हम लोग गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनफाइनाइट तक, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है। तो 1 से लेकर 10 तक हम लोग नेचुरल नंबर प्रिंट करेंगे। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम लोग प्रिंट करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करना होगा? तो हम प्रिंट एफ में हम लोग % d में हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को क्या प्रिंट कराना होगा? तो हम लोग को आई प्रिंट कराना होगा। आई क्यों प्रिंट कराना होगा वो मैं आपको बताता हूं। तो अब हमारा यहां पे कोड होता है खत्म। उसके बाद देखते हैं कि हमारा हो क्या रहा है कंपाइल करके। तो कंपाइल करने के बाद आखिर क्या होगा? तो हमारा ये क्या बता दिया? फॉल्स, क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट इसे दिया ही नहीं। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे होनी ज़रूरी है, समझे? अब मैंने बताया था ना क्या होती है, अब आप लोगों को पता चल गया। इसलिए ये तीनों चीज़ें यहाँ पे देनी ज़रूरी होती है। उसके बाद हम इसे कंपाइल करेंगे। तो हमारा 1 से लेकर 10 तक हमारा नेचुरल नंबर प्रिंट हो चुका है, एक साथ हुआ है। इसे हम यहाँ पे स्पेस दे देंगे %d के बाद। उसके बाद ये हमारा प्रिंट कर देगा 1 2 3 4 5 6 7 9 10। तो नेचुरल नंबर हमारा प्रिंट हो गया। तो ये कैसे प्रिंट हुआ? अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्रिंट कैसे हुआ, ठीक है। तो ये प्रिंट कैसे हुआ? सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन में जाने के बाद इंट में गया। इंट में देखा कि आई है, मतलब कि अंदर हम लोग आई वेरिएबल के अलावा हम लोग कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो भी वेरिएबल देंगे वही हम यहाँ पे अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर लूप में गया। फॉर लूप में जाने के बाद क्या हुआ? फॉर लूप में जाने के बाद इसने देखा कि हमारा आई का वैल्यू 1 है और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक हमारा लूप चलेगा, मतलब कि 10 बार हमारा लूप चलेगा, ठीक है। फिर इतना तो इसने देख लिया। उसके बाद ये पहली बार इसे चेक करेगा, ठीक है। देखेगा कि हमारा आई का वैल्यू तो 1 है यहाँ पे, ठीक है। आई का वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 पुट हो जाएगा। 1 पुट होने के बाद देखेगा कि
1 पुट करने के बाद ये जो स्टेटमेंट है, कंडीशन है, वो ट्रू हो रही है या नहीं हो रही है। तो ऑब्वियसली ये ट्रू है। 10 को ये यहाँ पे ग्रेटर दिखा रहा है ना, ये ग्रेटर देन साइन है, ठीक है, मतलब कि इसके आगे जो भी है 10 है वो बड़ा है इस साइन के हिसाब से। 10 को ये बड़ा दिखा रहा है, तो 10 को जब ये बड़ा दिखा रहा है और आई तो 1 है, तो बिल्कुल ट्रू है, ये 10 बड़ा ही है और आई छोटा ही है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद गया प्रिंटएफ में। प्रिंटएफ में क्या किया इसने, %d की मदद से आई को प्रिंट किया, ठीक है। तो आई का वैल्यू अब भी नाउ हमारा क्या था, 1 था ना। आई का वैल्यू तो अभी चेंज हुआ नहीं क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर अभी चला नहीं है, वो ट्रू हुआ तो यहाँ पे प्रिंटएफ में आ गया। ट्रू होने के बाद इंक्रीमेंट तो चला ही नहीं है, वो तो बाद में चलता है, जब दोबारा इस लूप में जाएंगे उसके बाद वो चलता है। इस वजह से आई को इसने प्रिंट किया और प्रिंट करने के बाद ये जो 1 है हमारा ये प्रिंट हो गया। अभी ये सारी चीज़ें प्रिंट नहीं हुई है 2 से लेकर 10 तक, सिर्फ 1 हमारी जान लीजिए कि 1 प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। 1 प्रिंट होने के बाद क्या होगा, फिर से इस वाले लूप में जाएगा। क्यों? क्योंकि लूप फॉल्स हुई नहीं है। इस बार जब लूप में जाएगा तो ये राइट हैंड साइड से जाएगा, सबसे पहले जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर में, ठीक है, इंक्रीमेंट में i++ में। तो जैसे ही i++ में जाएगा तो हमारा i का वैल्यू हो जाएगा चेंज, और जब i का वैल्यू चेंज हो जाएगा मतलब कि 1 बढ़ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हमारा i का वैल्यू 2। और जब i का वैल्यू 2 होगा तो यहाँ पर भी i का वैल्यू 2 हो जाएगा, और जब यहाँ पर i का वैल्यू 2 होगा तो यहाँ पर चेक करेगा फिर से, और चेक करने के बाद ये फिर से ट्रू हो जाएगा। तो हाँ, i तो छोटा ही है, 10 बड़ा ही है। तो ट्रू होने के बाद फिर से %d में जाएगा, %d के बाद फिर से यह i को प्रिंट करेगा, और i का वैल्यू हमारा 2 था तो फिर से ये 2 प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर जैसे कि मेरा पहले 1 प्रिंट हुआ था तो फिर से इस बार 2 प्रिंट हो गया, ये दोनों प्रिंट हो गया। ये सारी चीज़ें अभी प्रिंट नहीं हुई हैं, अभी 2 बार ही लूप चला है हमारा, ये दोनों प्रिंट हो गए 1 और 2। बिल्कुल इसी तरीके से फिर से इंक्रीमेंट में जाएगा राइट हैंड साइड से। याद रखिएगा हमेशा राइट हैंड साइड से चलता है। फिर राइट हैंड एक बार फिर से इंक्रीमेंट होगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 3 क्योंकि अभी 2 था। फिर 3 होगा, फिर से ये ट्रू होगा, ट्रू होने के बाद फिर से 3 को प्रिंट कर देगा क्योंकि आई का वैल्यू हमारा 3 हो गया था इंक्रीमेंट से। फिर से 3 प्रिंट करने के बाद फिर से i++ हो जाएगा, ये सारी चीज़ें फिर से दोहराएंगे, फिर 4 हो जाएगा। 4 होने के बाद आई के वैल्यू यहाँ पे 4, फिर से ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू होने के बाद फिर से आई को 4 प्रिंट कर देगा। ऐसे ही करते 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 10 बार हमारा लूप चलेगा, ठीक है। एक बार ऐसा टाइम आएगा जब आई का वैल्यू हमारा हो जाएगा 10, ठीक है। आई का वैल्यू जब हमारा 10 होगा तो यहाँ पे 10 पुट होगा, ठीक है। 10 पुट होने के बाद चेक करेगा कि अरे यहाँ पे आई को ये 10 को बड़ा बता रहा है, लेकिन 10 और 10 दोनों इक्वल हो चुका है। तो उसके बाद ये वाला हमारा नहीं चलेगा, उसके बाद चलेगा हमारा इक्वल टू जब चलेगा तो 10 = 10 ये फिर से ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद फिर से प्रिंटएफ में जाएगा और आई का वैल्यू हो 10, तो 10 के बाद आई का वैल्यू यहाँ पे 10 प्रिंट कर देगा। उसके बाद अभी भी हमारा लूप फॉल्स नहीं हुआ, लेकिन हमारा यहाँ पे 10 तक प्रिंट हो चुका है, ये टोटल चीज प्रिंट हो चुका है। लेकिन लूप फॉल्स ना होने की वजह से हमारा एक लास्ट बार और लूप चलेगा। चलने के बाद i++ की वजह से यहाँ पर 10 हो, आई का वैल्यू चेंज होके हो जाएगा 11 क्योंकि हमारा 10 हो चुका था चलते चलते। उसके बाद आई का वैल्यू हो गया यहाँ पे 11, इंक्रीमेंट होने के बाद हो गया 11 होने के बाद ये चेक करेगा कि क्या 11 बड़ा है 10, क्या 11 छोटा है 10 से, क्योंकि 10 को बड़ा होना चाहिए। तो नहीं, ये फॉल्स हो गया। क्या इक्वल है 10 से 11? नहीं, तो यही हो गया हमारा फॉल्स होने के बाद हमारा हो गया लूप इंड होने के बाद हमारा आ जाएगा आउटपुट हमारा ये वाला आ जाएगा। समझे कि कैसे नेचुरल नंबर प्रिंट हो रही है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग बहुत सारा कोड कर सकते हो। कैसे, अभी मैं समझाता हूँ। जैसे कि एक और कोड हम लोग लेते हैं, जैसे कि हमें क्या करना है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरीके से प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रिंटएफ में डबल कोड के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होता है। लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर ये सब %d, %f, %c जो होता है वो प्रिंट नहीं होता है।
बाकी चीज़ें में हम जो लिखेंगे वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 1/1/%d। ओके, 1/%d। अब सोचिए होगा क्या, 1/1 तो हमेशा एक ही चीज़ प्रिंट होगा, लेकिन परसेंट डी में जैसे कि यहाँ पे नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 हमेशा चेंज हो रहा था, कभी 1 कभी 2 कभी 3, उसी तरीके से परसेंट डी में हमेशा ये चेंज होगा। तो जब पहली बार लूप चलेगी तो 1/%d चलेगी, तो आई परसेंट डी में आई का वैल्यू जाएगा, तो आई का वैल्यू फर्स्ट बार हमारा 1 है, तो हमारा 1/%d, तो मतलब कि 1/1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट ऑपरेटर में जाके आई का वैल्यू हमारा होगा 2, तो 2 होने के बाद हो जाएगा 1/%d, मतलब कि 1/2। अभी मैं आप लोगों को कंपाइल करके दिखाता हूँ, अच्छे से आप लोग समझ जाएगा। देखिए 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10। समझे कैसे प्रिंट हुआ ये है? 1/1 तो हमेशा एज इट इज प्रिंट हो रहा है, और जैसे जैसे आई का वैल्यू चेंज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे परसेंट डी का वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब कि 1/1 1/2 1/3 1/4। समझे? बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग ये भी बना सकते हैं, जैसे कि किसी चीज़ का टेबल, ठीक है, किसी भी चीज़ का टेबल अगर हमें बनाना है, जैसे कि अगर 2 का टेबल हम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 × %d, ठीक है, 2 × %d हम लोग ले लेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल लेंगे, x जैसे मैंने ले लिया, x इक्वल टू, अगर 2 का टेबल मान लीजिए कि मुझे बनाना, तो मैंने 2 लिया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इक्वल टू देंगे और देंगे एक और %d, और यहाँ पर हम लोग देंगे x × i। अब ये कॉम्प्लेक्स हो गई, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ अब कैसे चलेगी? तो सबसे पहले एज इट इज़ क्या क्या प्रिंट होगी, तो एज इट इज़ होगी 2 × और इक्वल टू, ये एज इट इज़ प्रिंट होगी, और %d और %d की वैल्यू हमारा चेंज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इतनी समझते हैं, इतना चीज़ को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा हमेशा वैल्यू चेंज होगा, तो क्या आएगा, तो 2 × 1, %d में पहली बार 1 वैल्यू है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 × 2 होगा, क्योंकि आई इंक्रीमेंट के बाद फिर चेंज होगा उसका वैल्यू। फिर 2 × 3 होगा, फिर 2 × 4 होगा, इंक्रीमेंट होते होते %d आई का वैल्यू यहाँ पर जाएगा रिस्पेक्टिवली। पहला %d में पहला आई का वैल्यू जाएगा, और दूसरा %d में कॉमा के बाद वाला चीज़ x × i जाएगा, रिस्पेक्टिवली होता है, पहले में पहला दूसरे में दूसरा। ये दोनों चीज़ है वो एक ही चीज़ है, सेम उसको मानिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमा नहीं है, ऑपरेटर है, समझ गए। इसलिए ये एक चीज़ हुआ और ये दोनों दूसरा चीज़ हुआ, ना कि ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसा नहीं होता है, ये पहला और ये दोनों दूसरा। इसलिए पहला वाला पहला %d में, दूसरा वाला दूसरा %d में। इसीलिए जब पहला वाला %d चल रहा है और आई का वैल्यू हमारा बार बार चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5, इसलिए 2 × 1 होगा पहले, फिर 2 × 2, फिर 2 × 3, फिर 2 × 4, फिर 2 × 5, फिर 2 × 6, फिर 2 × 7, फिर 2 × 8, फिर 2 × 9, फिर 2 × 10, और इक्वल टू हमारा एज इट इज प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। अब आता है अब दूसरा वाला %d में, क्योंकि दूसरा वाला %d में हमें क्या प्रिंट करना है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, इस तरह से प्रिंट करना है। तो उसके बाद ये वाला हमारा इंटू करते जाएगा, x × i होते जाएगा हमेशा। तो इतना तो आप लोग समझ ही गए, पहली बार लूप चला, ठीक है। लूप चलने के बाद यहाँ पे 2 × 1 प्रिंट होगा इक्वल टू %d। %d में क्या प्रिंट होगा, x × i। x में हमारा क्या है, हमेशा 2 रहेगा, हमेशा 2, क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है, x का वैल्यू हमारा जब भी चलेगा हमारा 2 रहेगा ही 2 रहेगा, बस, और कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा हमारा कि ये जो x है यहाँ पे 2 है इंटू आई का वैल्यू हमारा फर्स्ट बार लूप चलेगा तो 1 ही रहेगा, क्योंकि जब फर्स्ट बार लूप चलेगा तो पूरा को एक ही बार में ये करेगा, ये नहीं कि पहले 2 × 1 ऐसे कर दिया, नहीं, मैंने सिर्फ बताने के लिए आप लोग को बोला था। तो पहली बार लूप चला, एक एक करके मैं बताता हूँ। तो 2 × 1 प्रिंट हो गया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर इक्वल टू प्रिंट हो गया, फिर %d के पास गया, तो %d के पास गया तो देखा कि क्या है,
x इंटू आई है हमारा, तो x इंटू आई में 2 इंटू आई है, तो यहाँ पे 2 इंटू आई मतलब कि 2 इंटू 1, आई का वैल्यू फर्स्ट बार तो हमारा 1 ही है, इंक्रीमेंट अभी चला नहीं है, तो 2 इंटू आई के बाद क्या हुआ, 2 इंटू आई के बाद हो गया हमारा आई का 2 इंटू आई मतलब कि आई का वैल्यू हमारा 1 है, तो x इंटू आई 2 इंटू 1, एक्स का वैल्यू 2 है, आई का वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा हमारा, तो 2 इंटू 1 2, तो परसेंट डी में हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार लूप चलेगी, फिर आई का वैल्यू आई प्लस प्लस के वजह से हमारा आई का वैल्यू चेंज होगा, तो आई का वैल्यू हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, आई का वैल्यू 2 होने के वजह से हमारा पूरा पूरा जो आंसर है वो चेंज होने वाला है, तो 2 इंटू परसेंट डी, तो परसेंट डी में आई का वैल्यू जाएगा, आई का वैल्यू हमारा हो चुका है 2, और जब आई का वैल्यू हमारा हो चुका है 2, तो परसेंट डी में आई इंटू 2 प्रिंट हो जाने वाला है। ठीक है, सॉरी 2 इंटू 2 प्रिंट हो जाने वाला है। ठीक है, इसकी वजह से, और इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा ये वाला। उसके बाद परसेंट डी में जाएगा, परसेंट डी में जाने के बाद देखिएगा कि x इंटू आई है, तो x तो हमारा 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और i भी अभी हमारा 2 हुआ था इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से, तो 2 हो जाएगा यहाँ भी, तो 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, परसेंट डी में 4 प्रिंट हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग बैकस्लैश एन लगा देंगे, क्योंकि हर बार लाइन चेंज होनी चाहिए, नहीं तो एक ही लाइन में सारी की सारी चीज़ें आ जाएगी। तो हर बार जब लूप चलेगी तो ये वाली भी चलेगी, तो हमारा लाइन भी चेंज होते जाएगा हर बार। तो मैं अभी आपको कंपाइल करता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखिए 2 इंटू 1, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। आ जाए ना, ये कैसे आया, बार बार लूप चलेगी, वही सारी चीज़ें बार बार दोहराएगी और बार बार वैसे ही होगी। जैसे कि अभी मैं एक और बार आप लोगों को समझाता हूँ कि अभी मेरा आई का वैल्यू 2 हो गया था। ओके, आई का वैल्यू जब हमारा 2 हुआ था तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में जाएगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में जाने के बाद, क्योंकि राइट हैंड से साइड से चलता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में जाने के बाद आई का वैल्यू हो जाएगा 3। आई का वैल्यू 3 होने के बाद इसे ये चेक करेगा, ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू होने के बाद आएगा प्रिंटएफ में, प्रिंटएफ में जाने के बाद ये वाली चीज़ चलेगी, तो 2 इंटू परसेंट डी, 2 इंटू परसेंट डी में हो जाएगा 2 इंटू 3, क्योंकि आई का वैल्यू अभी अभी मेरा 3 हुआ था, तो परसेंट डी में हमारा 3 प्रिंट हो जाएगा, आई का वैल्यू चला जाएगा परसेंट डी में। तो 3 प्रिंट होने के बाद क्या होगा, 2 इंटू 3 और इक्वल टू हमारा प्रिंट हो चुका है अभी तक। ठीक है, 2 इंटू 3 प्रिंट हो गया और इक्वल टू भी प्रिंट हो गया एज इट इज़। उसके बाद परसेंट डी वाला चलेगा, फिर से परसेंट डी में ये जाएगा, तो एक्स तो 2 ही है हमारा, आई का वैल्यू 3 हो चुका है, तो 3 इंटू 6 क्या होता है, सॉरी 2 इंटू 3 क्या होता है 6, तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगा इस वाले परसेंट डी में। इसी वजह से हमारा जो ये थर्ड वाला है 3 इंटू 6 प्रिंट हुआ। वैसे ही करके 2 इंटू 4 प्रिंट होगा, कब, जब आई का वैल्यू हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और फिर 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। ठीक है, हुआ ना, हुआ कि नहीं, x इंटू आई है तो x का वैल्यू 2 है, और i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, कभी ना कभी 4 होगा ही, तो x इंटू 4 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। फिर से वैसे ही लूप चलेगी, i का वैल्यू हमारा फिर से चेंज होगा, करते 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 आएगा लास्ट में एक बार हमारा i का वैल्यू 10, i का वैल्यू 10 होगा, तो यहाँ पर i का वैल्यू 10 होगा, 10 इक्वल टू 10 हो जाएगा ट्रू। फिर से हमारा प्रिंटएफ चलेगा, 2 इंटू परसेंट डी हो जाएगा, तो 2 इंटू परसेंट डी में हो जाएगा 10 का वैल्यू, तो 10 यहाँ पे परसेंट डी में पुट हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा इज इक्वल टू परसेंट डी। ठीक है, तो यहाँ पे x है 2 और i है 10। ठीक है, बढ़ते बढ़ते 10 हो चुका है, तो 2 इंटू 10 20, तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही उसकी वजह से हमारा जो ये वाला लास्ट वाला है ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंट होने के बाद क्या होगा, ये प्रिंट होने के बाद हमारा लास्ट पर एक बार और इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, हाँ ये वाला बैकस्लैश एन भी बार बार चलता रहेगा, इसी वजह से लाइन चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब भी हमारा लूप यहाँ तक चलेगा ना, यहाँ तक 2 इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू, जैसे कि मान लीजिए कि 9 था, कभी ना कभी 9 होगा, तो 2 इंटू 9 हो जाएगा 18,
18 यहाँ पे प्रिंट हुआ, उसके बाद बैकस्लैश एन में गया, तो बैकस्लैश एन क्या किया, हमारा लाइन चेंज कर दिया, और लाइन चेंज करने के बाद फिर गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर में। उसके बाद हमारा 10 हुआ, उसके बाद फिर लास्ट में 11 भी होगा एक बार। 11 जब होगा तो 11 होने के बाद फिर होगा, यहाँ चलेगा, ठीक है। आई का वैल्यू हो गया 11, क्योंकि इंक्रीमेंट होकर 11 हो चुका है, आई का वैल्यू हो गया 11। फिर ये चेक करेगा कि क्या 11 छोटा है 10 से, तो नहीं, 11 तो बड़ा है 10 से। क्या इक्वल है 10 से, नहीं, इक्वल भी नहीं है, तो यहाँ हो गया हमारा फॉल्स। फॉल्स होने के बाद ये प्रिंटफ चलेगा ही नहीं। उसके बाद हमारा ये ख़त्म हो जाएगा लूप, उसके बाद हमारा आउटपुट आ जाएगा, हमारा लूप ख़त्म। एक और बात मैं बता देता हूँ आपको लास्ट में, कि यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि इसका किसी भी लूप का बॉडी बनाना हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो बॉडी भी बना सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हो गई हमारे करली ब्रेसेस लूप की हमारी बॉडी। इसकी इस करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वो पूरी की पूरी लूप की बॉडी होगी, ओके। और जैसे कि आप लोग सोच रहे हो कि अभी बॉडी तो मैंने दिया नहीं था, फिर भी वो कैसे रन कर रही थी एकदम सही तरीके से, क्योंकि लूप के बाद जो पहली लाइन होती है वो उसकी बॉडी ही कहलाती है। फर्स्ट लाइन, ये जो ब्लू कलर की लाइन जो आप लोग को दिख रही है ग्रीन कलर की, वो उसकी ही बॉडी हुई, उसके बाद उसकी बॉडी नहीं होती है। अगर हम चाहें तो उसकी बॉडी बनाने चाहते हैं अगर हम, तब हम लोग उसकी बॉडी बनाते हैं। मतलब कि अगर हम लोग चाहें कि उसकी बाद वाला लाइन भी उसकी बॉडी हो, ये भी लाइन उसकी बॉडी हो, ये भी लाइन उसकी बॉडी हो, तब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे, तो ये पूरे के पूरे यहाँ तक भी उसकी बॉडी हुई। हम लोग चाहें जो भी यहाँ पर लिखें, जो भी हमारा कोड अमल हुई यहाँ पर लिखें, वो पूरी की पूरी उसकी ही बॉडी हुई। देखिए ऐसे करने के बाद भी हमारा लूप जो है गलत नहीं होगा, एकदम सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉर लूप समझ गए होगे, मल्टीप्लिकेशन समझ गए होगे, टेबल कैसे बनाया जाता है वो एकदम समझ गए होगे अच्छे तरीके से। तो बस स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।